अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के जवाब दे सकूं ताकि हम सबके नॉलेज में, हम सबके इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। तो देखते हैं आज का पहला कमेंट। यह कमेंट किया है, इनका आईडी है एनिमल कॉमेडी हब। इनका नाम है हाफिज आबिद। एप्लीकेशन फॉर सीजनल फार्म वर्कर, फ्रूट पैकर, LMIA स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड। Muhammad Abid, kindly resend the photo page of your international passport for our review and consideration. बेस्ट रिगार्ड्स। और नीचे लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, ये ईमेल मुझे रिसीव हुई है, ये पहले भी रिसीव हुई थी। उन्होंने मुझसे पासपोर्ट की पिक्चर मांगी थी, अब दोबारा उन्होंने मुझसे पिक्चर मांगी है, तो क्या ये देना सही है इनको? ये ईमेल कनाडा के सूबे क्वेबेक से है। ऐसा है कि डिफरेंट कंपनीज का हायरिंग प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। इन जनरल मैं आपको बता दूं कि आपके जो पासपोर्ट की पिक्चर है, ये कंपनी को चाहिए होती है जॉब ऑफर बनाने के टाइम पे, ताकि जॉब ऑफर में वो आपका जो नाम लिखेंगे उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए, या फिर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो उस टाइम पर वो आपसे पिक्चर मांगते हैं। इंटरव्यू से पहले या CV भेजते हुए आपके पासपोर्ट की पिक्चर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि डिफरेंट कंपनीज का हायरिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है, तो हो सकता है कि कोई कंपनी आपसे ये पिक्चर मांग भी ले। लेकिन अगर आप खुद को सेफ साइड रखना चाहते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट की पिक्चर या CNIC कोई भी डॉक्यूमेंट, उसको वाटर मार्क कर लिया करें ताकि वो डॉक्यूमेंट मिस यूज ना हो सके। मजीद आप उस पर यह कर सकते हैं कि जो पासपोर्ट नंबर होता है या CNIC नंबर होता है, उसको भी आप किसी तरह से हाइड कर ले या ब्लर कर ले, क्योंकि जो आपकी कॉपी मांगेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके नेम के करेक्ट स्पेलिंग्स या आपकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप जानने के लिए कॉपी मांगेगा। पासपोर्ट के नंबर से, CNI के नंबर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर किसी के पास आपकी कॉपी हो और उसके पास आपका नंबर ना हो, तो आपकी कॉपी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उसके किसी काम की नहीं है। तो CNIC की कॉपी या पासपोर्ट की कॉपी, उस पर आप दो चीजें ब्लर कर दें, आपका पासपोर्ट नंबर और आपकी उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है, ये दो चीजें ब्लर कर दे। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास जाती है जाने दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका नाम पब्लिकली हर किसी को पता है। पासपोर्ट की इश्यू और एक्सपायरी, उससे कुछ भी आप पता नहीं लगा सकते। सिर्फ दो चीजें मैटर करती है, पासपोर्ट का नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ। और ये भी तब मैटर करती है जब किसी को सिस्टम में एक्सेस हासिल हो। अदरवाइज किसी बाहर किसी, आप खुद पे ये एग्जांपल लगा के देख लो। अगर आपको किसी कैनेडियन बंदे के पासपोर्ट की कॉपी मिल जाए, आप उसका क्या उखाड़ लोगे? कुछ कर सकते हो उसका? नहीं ना। इसी तरह से अगर आपकी कोई कॉपी मंगवा लेगा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप फिर भी ये 3 एहतियातें कर लें कि अपना पासपोर्ट का नंबर ब्लर कर लें और अपनी डेट ऑफ बर्थ को ब्लर कर लें और कॉपी के ऊपर वाटर मार्क लगा दें। फिर बिल्कुल आप सेफ हो, फिर चाहे आप कॉपियाँ बाँटते फिरो, कुछ नहीं होता फिर। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका आईडी है क्रिकेट लवर्स। और वो लिखते हैं कि फाद भाई, शेफ जॉब पॉसिबल है कनाडा में? शेफ जॉब का या कुक जॉब का ये सीन है कि कुछ अर्सा पहले तक जो भी लोग यहाँ आते थे, स्टूडेंट वगैरह, वो पढ़ाई पूरी करने के बाद एज अ कुक यहाँ पर जॉब्स ले रहे थे। सिंपल जॉब थी, हर किसी को मिल रही थी, और फिर इसी जॉब की बेसिस पर वो यहाँ के नेशनैलिटी, रेजिडेंसी वगैरह भी ले रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने देखा कि यार इतने सारे कुक, मतलब खाने वालों से ज़्यादा पकाने वाले आ गए। तो उन्होंने कहा कुछ तो लोचा है, कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कुक की जॉब, शेफ की जॉब, कुकिंग वाली जो जॉब्स है ना, उन पर थोड़ी सी सख्ती कर ली, स्क्रू टाइट कर लिया उनका। तो अब भी लोग कुक आ रहे हैं, शेफ आ रहे हैं, पकाने वाली जॉब्स आ रही है, लेकिन बहुत ही कम हो गई है। यानी कि अगर पहले यूँ समझे कि 100 में से 25 लोग यही काम करा रहे थे, तो अब 100 में से 2 आ रहे हैं। जॉब्स है लेकिन बहुत कम हो गई है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। इसलिए वैसे तो आपकी मर्जी है, आपका प्रोफेशन है, आप इसी में ही कोशिश करें, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इसके साथ साथ किसी और प्रोफेशन में भी ट्राई करें। देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है मोहसिन अवान ने, और वो लिखते हैं कि सर, मैं सऊदी अरेबिया में जॉब करता हूँ, क्या मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? प्लीज टेल मी फ्रॉम पाकिस्तान। मोहसिन पूछ रहे हैं कि वो सऊदी अरब में रहते हैं और वो वहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स का पूछ रहे हैं। इनिशियल स्टेज पर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस आप एक अच्छी सी CV बनाएं और सऊदी अरेबिया से ही जॉब्स अप्लाई करें। जैसे ही आपको जॉब ऑफर मिलेगा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपको मैं बता दूंगा, जो कंपनी आपको जॉब देगी वो बता देगी, सऊदी अरेबिया में ही कोई कंसल्टेंसी एजेंसी बता देगी। फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनिशियली एट दिस स्टेज आपको कोई डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सारा फोकस CV बनाने पर रखें, एक अच्छी सी CV कैसे बनाए, फिर जॉब्स पर कैसे अच्छी तरह से अप्लाई करें, खुद को इम्प्रूव कैसे करें, इस पर आप अपना फोकस रखें। वैसे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये आपको गूगल से भी लिस्ट मिल जाएगी।
पासपोर्ट की कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट, एफआरसी का डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ईसीए वगैरह है, कोई 10-15 डॉक्यूमेंट है, लेकिन अभी आप उसकी फिक्र ना करें, वो बाद में सारे रेडी हो जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है कुरत एनी, और वो लिखती है कि लेडीज अप्लाई कर सकती है। कनाडा की खूबसूरती ये है कि कनाडा की सारी जॉब्स सब लोगों के लिए है, वो फिर चाहे मेल हो, फीमेल हो, यंग हो, ओल्ड हो, या वो एलजीबीटीक्यू वाले हो। हर जॉब पर हर शख्स अप्लाई कर सकता है। कोई नॉर्मल है, कोई डिसेबल्ड है, कोई भी शख्स जॉब पर अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर प्रेफरेंस इस तरह से सेट की जाती है कि फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है डिसेबिलिटी वाले लोगों को, कोई भी जिनमें डिसेबिलिटी हो। सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है फीमेल्स को और ओल्ड लोगों को, और थर्ड प्रेफरेंस दी जाती है नॉर्मल मर्द लोगों को। यहाँ पर इस तरह से चीजें चलती है। तो जी हाँ, आप जिस भी जॉब पर अप्लाई करना चाहे आप कर सकते हैं, और आपको कंसीडर भी किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है नदीम ने, और वो लिखते हैं कि आपने हम सब की आईज ओपन कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया फात भाई। मैंने बीकॉम किया हुआ है और एक्सपीरियंस भी है एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट इन सऊदी अरेबिया 3 इयर्स एंड पाकिस्तान में 9 इयर्स का। मैं न्यू ब्रांसविक सिटी मुझे अप्लाई करना है, क्या मैं एलिजिबल हूँ कनाडा के लिए? पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो। आपका कितना 12 साल का एक्सपीरियंस है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को मिला के। 12 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। डेफिनेटली आप कनाडा आ सकते हैं। कनाडा जॉब्स के लिए आप अप्लाई करें, और अकाउंट्स की जॉब में आपको थोड़ा कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ के लोग इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ कर आते हैं और वो जॉब्स मार लेते हैं अकाउंट्स की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स नहीं है। आप कोशिश करें, कोशिश करने से ही कामयाबी हासिल होती है। और अकाउंट्स के अलावा आप वो जॉब भी ट्राई करें जिनमें एजुकेशन कम मांगी जाती है, एक्सपीरियंस कम मांगा जाता है या बिल्कुल नहीं मांगा जाता, ताकि अगर आप अपने प्रोफेशन में फॉर एग्जांपल आपको मूव होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप किसी और प्रोफेशन में यहाँ मूव करके फिर यहाँ पर जॉब चेंज करके अपने प्रोफेशन में चले जाएं। यानी कि कनाडा आने में या तो एक स्टेप होगा या दो स्टेप। एक स्टेप ये हो सकता है कि आप आओ ही अपनी जॉब पर और फिर अपनी जॉब कंटिन्यू करो, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले आप किसी और जॉब करो और यहाँ आने के बाद जॉब चेंज करके अपनी लाइन में अपने प्रोफेशन में चले जाओ। तो आप इन दोनों ऑप्शंस को ओपन रखें। इसके अलावा कनाडा में जॉब लेने की जो एज है वो है 59 ईयर्स। 59 ईयर्स तक के लोगों को कनाडा का जॉब ऑफर मिल जाता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी फील्ड में और कोई दूसरी फील्ड जिसमें कम एजुकेशन कम एक्सपीरियंस चाहिए, दोनों में ट्राई करें, एक साथ ट्राई करें। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है हाफिज आबिद ने, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फाज सर, मेरा एक सवाल है। जैसे कि आपने कहा कि कनाडा जाने के लिए तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं। अगर वर्क परमिट पर जाए तो, क्योंकि एलएमआई बाईपास करके अप्लाई करते हैं, तो फिर इसका टाइम तो कम लगना चाहिए ना? फिर इसका टाइम भी 6 महीने लगते हैं। और ये जॉब आपने बताया है ये तो पार्ट टाइम जॉब है, इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए चाहे पार्ट टाइम जॉब हो तब भी? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और इन्होंने एक बहुत ही बारीक पॉइंट पकड़ा है। इसी तरह से जब आप कनाडा अप्लाई करते हो ना, तो आपको अपना पूरा माइंड अप्लाई करना होता है, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है। अब मैंने जो रिसेंटली एक जॉब लगाई थी वो पार्ट टाइम जॉब थी, और इन्होंने मुझसे पूछा कि ये पार्ट टाइम जॉब पर भी अप्लाई करना चाहिए। इनका जो लॉजिकल अप्रोच है बिल्कुल सही है, 100% सही पहुंची है। पार्ट टाइम जॉब्स पर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स हर जगह होती है। कनाडा भरा हुआ है पार्ट टाइम जॉब से। हर दुकान, हर ग्रोसरी शॉप, सुपरमार्केट, हर जगह पर पार्ट टाइम जॉब, फैक्ट्री में हर जगह पार्ट टाइम जॉब्स होती है। लेकिन पार्ट टाइम जॉब पर बाहर से किसी को लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एलएमआई नहीं निकलता, बहुत मुश्किल से निकलता है। तो यहाँ के एम्प्लॉयर ट्राई भी नहीं करते पार्ट टाइम जॉब पर। बस किसी से 2 घंटे काम करा लिया, किसी से 1 दिन काम करा लिया, किसी से 2 दिन काम करा लिया, वो अपना गुजारा करते रहते हैं। बाहर से बंदा लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने इस कंपनी के लिए पार्ट टाइम जॉब क्यों डाली है, क्योंकि अर्विंग एलएमआई एग्जेम्प्ट कंपनी है। मतलब कि इस कंपनी को किसी को बाहर से हायर करने के लिए ना तो एलएमआई लेना पड़ेगा, ना गवर्नमेंट के मिन्नत तरले करने पड़ेंगे। ये बस डायरेक्टली बंदा हायर करके बुला लेंगे। इसलिए इस तरह की कंपनीज जो एलएमआई एग्जेम्प्ट है, उनकी पार्ट टाइम जॉब भी आपको अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको यह बंदा नहीं मिला तो ये अमीर कंपनियां होती है, ये पैसे की परवाह नहीं करती, ये बाहर से बंदा ले आती है। इवन कि अगर इनको फास्ट प्रोसेस में बंदा लाना हो, 2 हफ्ते में लाना हो, 1 महीने में लाना हो, तो ये फास्ट प्रोसेस कराकर पैसे ज्यादा लगाकर बंदा यहाँ ले आते हैं। इनको पैसे की परवाह होती ही नहीं है, अमीर कंपनियां होती है। तो खाली ये अर्विंग ही नहीं, और भी इस तरह की जो एलएमआई एग्जाम कंपनीज हैं, उनमें आप पार्ट टाइम जॉब भी अप्लाई कर दिया करें, क्योंकि अगर उन्हें यह बंदा नहीं मिलेगा तो ये बाहर से ले आएगी। लेकिन ओवरऑल जो पूरा कनाडा है, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है, दुकानें, सुपरमार्केट्स, इन कंपनीज की पार्ट टाइम जॉब्स, इन छोटी छोटी फैक्ट्री की पार्ट टाइम जॉब पर आप अप्लाई ना करें,
क्योंकि वो आपको बाहर से नहीं ला पाएंगे, उन्हें एलएमआई लेना पड़ेगा और पार्ट टाइम जॉब का एलएमआई मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और एलएमआई की एग्जाम्पशन जो है वो हर कंपनी नहीं करा सकती, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को ही इस तरह की ऑप्शन मिलती है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है लाल बच्चा और वो लिखते हैं कि इसका नॉक कोड नहीं आ रहा। इन्होंने कमेंट किया है, मैंने जो वीडियो डाली है ना पोटैटो एग्जामिनर, टेस्टर, ग्रेडर, इंस्पेक्टर उस जॉब के लिए, तो ये उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और इन्हें नॉक आउट नहीं मिल रहा। पहली बात तो ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कोशिश की, आपने सर्च की। यही करना होता है, कनाडा आने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। यहाँ का वीज़ा दुबई सऊदी की तरह पैसा फेंक तमाशा देख वाला सिस्टम नहीं है। आप एफर्ट करोगे फिर ही वीज़ा मिलेगा आपको, पैसों से वीज़ा नहीं मिलता, पैसों से सिर्फ धोखा मिलता है कनाडा का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कोशिश की, सर्च करने की ट्राई की। तो इस पोटैटो ग्रेडर, इंस्पेक्टर, टेस्टर, एग्जामिनर का जो नॉक कोड है वो है 94143। आई रिपीट 94143। ये आपको लिस्ट में मिल जाएगा। ये एक्चुअली जेनेरिक कोड है जो किसी भी फूड या ड्रिंक आइटम का टेस्टर होता है, ग्रेडर होता है, एग्जामिनर होता है, इंस्पेक्टर होता है, किसी भी फूड, ड्रिंक या ईट आइटम का, तो उसके लिए यही नॉक कोड लगता है 94143। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है मोहम्मद अब्दुल्ला ने और वो लिखते हैं कि सर अगर सऊदी से जाए तो भी यही प्रोसीजर है। ये इन्होंने कमेंट किया है मेरी एयरपोर्ट वाली वीडियो कि जब आप पाकिस्तान एयरपोर्ट से ट्रैवल के लिए निकलते हो तो वहाँ पर जो आपके साथ हशरी होती है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो जी हाँ, सवाल जवाब सेम होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी सेम दिखाने पड़ते हैं, बट सऊदी अरब और हमारे एयरपोर्ट का फ़र्क ये है कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर आपको इज़्ज़त से पेश आते हैं। हमारे एयरपोर्ट की वीडियो तो देखते रहते हैं, वायरल होती रहती है जो होता है लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ें सऊदी अरब में नहीं होती, वहाँ से आपके साथ इज़्ज़त से पेश आते हैं, आपको इज़्ज़त से रवाना करते हैं, बस यही फ़र्क है। अदरवाइज़ सवाल और डॉक्यूमेंट्स यही पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है अली हसन ने और वो लिखते हैं कि वैसे ये ऑनलाइन हुआ है सर्टिफिकेट, अच्छा ये हर एक कंट्री के लिए जरूरी है सर्टिफिकेट या सिर्फ कनाडा के लिए? और एक लास्ट सवाल, एक वीडियो पेट्रोल पंप की जॉब पे भी बना दें, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। इन्होंने मुझसे पूछा था डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये पूछ रहे कि क्या ये सिर्फ कनाडा के लिए होता है या बाकी सब कंट्रीज के लिए भी होता है? तो इस तरह के सर्टिफिकेट आपको सिर्फ उस कंट्री में देने होते हैं जो कंट्री आपको नेशनैलिटी देती है, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप का कोई मुल्क जो आपको नेशनैलिटी में एंटर कर दे, ख़ास तौर पर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है ना वो। तो ऐसी जगह के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है और वो वेरीफाइबल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो किसी तरह से वेरीफाई ऑनलाइन वगैरह नहीं हो सकता तो फिर आप उसको नोटराइज करा लेंगे कोर्ट से, क्योंकि नोटराइज किया हुआ डॉक्यूमेंट इन सब कंट्रीज में एक्सेप्टेबल होता है, चलता है। लेकिन किसी कंट्री में आप सिर्फ जॉब के लिए जा रहे हो जहाँ पर आपको सिटीजनशिप, नेशनलिटी कुछ नहीं दी जाती, जैसे हमारे मिडल ईस्ट की कंट्रीज, गल्फ वगैरह है, तो वहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत भी नहीं होती। और जो आपने दूसरी बात पूछी पेट्रोल पंप्स की जॉब्स के बारे में, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भरी होती है। इसी तरह से पेट्रोल पंप की जॉब्स भी भरी होती है, पार्ट टाइम भी, फुल टाइम भी, सारी। लेकिन पेट्रोल पंप की जॉब भी उस कैटेगरी में आती है कि जिस पर बाहर से आदमी को नहीं लाया जा सकता। जिस तरह से जो कार की ड्राइविंग है, छोटी कार की ड्राइविंग, नॉर्मल कार की ड्राइविंग, उस कार की ड्राइविंग पर भी बाहर से बंदे को नहीं लाया जा सकता। कनाडा के कुछ रूल्स है कि किस जॉब पर आप बाहर के बंदे को लाओगे, किस पर नहीं लाओगे। तो पेट्रोल पंप की जॉब पर भी बाहर से नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ पर कोई शख्स किसी दूसरी जॉब पर आ जाए फिर उसे छोड़कर पेट्रोल पंप पे लग जाए, वो है। यहाँ आने के बाद आप जॉब चेंज करके उधर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली बाहर से आने के लिए वो ऑप्शन पेट्रोल पंप के लिए नहीं है। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है अजहर शाह ने और वो लिखते हैं कि यूटिलिटी बिल्स की कॉस्ट नहीं बताई आपने। इन्होंने मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली वीडियो पर कमेंट किया है और ये पहले शख्स है जिन्होंने ये बात ऑब्जर्व की है कि मैंने उस पूरी वीडियो में यूटिलिटी बिल्स नहीं बताए। कभी कभी मैं किसी किसी वीडियो में जानबूझकर चीज़ें छोड़ता हूँ ये देखने के लिए कि आप लोग ध्यान से देख भी रहे हो या नहीं। ट्रस्ट मी, अगर आपको कनाडा आना है, अगर आप कनाडा आने के बारे में सीरियस हो, तो आपको मेरी वीडियोस को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कनाडा आने के लिए कनाडा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। खाली जॉब अप्लाई करने से आप इंटरव्यू तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन इंटरव्यू में फिर फड़े जाओगे। इंटरव्यू में वो आपसे कनाडा के कल्चर के बारे में भी पूछते हैं, मुझसे भी पूछा गया था यहाँ के वेदर के बारे में, क्योंकि वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो बंदा यहाँ आ रहा है उसे पता भी है यहाँ पर ठंड कितनी पड़ती है, पाइपों में पानी जाम हो जाता है, पता भी है उसको। तो वो ये देखते चीज़ें कि बंदा खाली ये नहीं कि काम जानता हो, वो यहाँ आकर रह भी पाए, ये ना हो कि आने के बाद 2 महीने बाद दौड़ जाए। अब मैं आपको उसकी रीज़न बता देता हूँ कि मैंने कॉस्ट क्यों नहीं बताई थी। कि जब आप यहाँ घर किराए पर लेते हो ना, तो 3 में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलती है। एक ऑप्शन ये
कि आपको ऑल इंक्लूसिव घर मिलेगा, यानी कि उसके बिल वगैरह रेंट में इंक्लूडेड होंगे, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा बिल आया कितना है। आप बस रेंट देते रहोगे, जिसका घर है वो बिल खुद ही भरता रहेगा। सेकंड ऑप्शन आपको ये मिलती है कि आपको सिर्फ घर के साथ हीटिंग इंक्लूडेड होती है, और यहाँ पर सबसे बड़ा खर्चा भी हीटिंग का ही होता है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो आपका रेंट और हीटिंग मिला के ही जा रहा होगा, और बाकी जो यूटिलिटी का बिल आएगा वो आएगा तकरीबन 50, 60, 70, जिसमें ये बिजली, पंखा, फ्रिज, टीवी, सारी ये जो जितनी भी चीज़ें चल रही है ना बिजली वगैरह पर, इस सब का जो आ जाता है 50, 60, 70 डॉलर तक आ जाता है। और बाकी जो आपका हीटिंग होता है वो आपके रेंट में इंक्लूडेड होता है, तभी आपको पता नहीं चलता टोटल बिल कितना आया। और तीसरी ऑप्शन ये होती है कि आपका सारा बिल आप खुद ही भरोगे, हाइड्रो का सारा बिल आप खुद ही भरोगे, हीटिंग, हाइड्रो, सारा कुछ। इन दैट सिचुएशन जो ब्रैकेट स्लॉट है वो है $70 से लेकर $70-80 से लेकर $200 तक आपका ये सारा टोटल आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में सिर्फ आपकी लाइट चलती है, या अगर कभी आपको कुछ ज़्यादा गर्मी लग जाए तो आप पंखा चला लोगे, पंखे लगे तो होते हैं लेकिन चलाते नहीं है, क्योंकि सर्दी रहती है सारा साल। तो आपका बिल बहुत कम आता है, 60, 70, 50, 80 इसी तरह आता है बिल। लेकिन सर्दियों में क्योंकि आप हीटर चलाते हो और दिन रात हीटर चलता है, सारा दिन सारी रात नेगेटिव टेम्परेचर होता है सारा, तो फिर आपका सर्दियों में बिल थोड़ा-सा ज़्यादा आता है। लेकिन वो ज़्यादा भी ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक आ जाता है। तो आपकी जो यूटिलिटी की कॉस्ट है वो 70 से लेकर 200 के बीच रहती है, गर्मियों और सर्दियों में ओवरऑल एवरेज मिला के। और आप चाहे तो थोड़ा-सा इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि जैसे सर्दियों में हीटिंग थोड़ी कम रखें और कपड़े ज़्यादा पहन लें, कंबल डबल पहन लें, समझ रहे हैं ना? आप बचाने पर आए तो बचा भी सकते हैं। लेकिन तकरीबन इतनी ही कॉस्ट होती है, और वो डिपेंड भी करती है कि अगर आपको घर एज़ इट इज़ मिला था या ऑल इंक्लूसिव मिला था, क्योंकि ऑल इंक्लूसिव थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो बट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू कि आपने इस पॉइंट पर गौर किया, और इसी तरह छोटे-छोटे पॉइंट्स पर गौर करते रहा करें। इसी तरह से आपका जो अंडरस्टैंडिंग है कनाडा के बारे में वो बढ़ती है, और फिर यहाँ पर आपके आने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि जब हायरिंग में इंटरव्यू होता है ना, तो वो आपसे कनाडा के बारे में भी पूछते हैं, यहाँ के कल्चर, यहाँ के वेदर के बारे में। वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो यहाँ आ रहा है उसको यहाँ की समझ भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ आने के बाद वो हमें ज़लील करना शुरू कर दे कि ये मसला, वो मसला। तो आई रियली अप्रिशिएटेड कि आपने ये पॉइंट इस पर गौर किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है वकास अंजुम ने, और वो लिखते हैं कि फ़हद भाई, सबसे पहले बात ये कि आप बहुत ही इखलास से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तौफ़ीक दे। मेरा सवाल ये है कि मेरे वालिद साहब यूएई में ट्रकिंग जॉब करते हैं 2015 से। अभी वो कनाडा में जा रहे हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस सही से नहीं पता। आप प्लीज इसके लिए मशवरा दें कि वो यूएई से कनाडा जा सके ट्रकिंग जॉब के लिए। इसके लिए जाना आसान है या नहीं यूएई से? पहली बात तो ये कि यूएई से कनाडा जाना आसान है, पाकिस्तान से कनाडा आना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होती है आपके वर्क एक्सपीरियंस की, आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो जब वो यूएई से वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पर सिस्टमैटिक चीज़ें हैं। वहाँ पर एक ही दिन में उनको सब कुछ पता चल जाता है कि ये बंदा इस वीज़े पर है, ये काम करता है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है। क्विकली होता है प्रोसेस, और उसमें ट्रस्ट भी होता है। पाकिस्तान में जब वेरिफिकेशन होती है, हम सबको पता है कि पाकिस्तान में कागज़ बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान में प्रोसेस पर भी थोड़ा टाइम लग जाता है, और थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू भी होता है। तो यूएई से ट्राई करना ज़्यादा बेहतर है। और जो आपने ट्रकिंग की बात की, ट्रकिंग इज़ वन ऑफ द हाई डिमांड प्रोफेशंस इन कनाडा। ट्रकिंग की डिमांड हमेशा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि साल में एटलीस्ट एक बार गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ट्रकिंग के लिए हायरिंग इवेंट्स करती है, जॉब फेयर लगाती है, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर भी और ऑनलाइन भी। और मैं इन एड्स पर, जो यहाँ की ऐड आती रहती है टीवी के ऊपर भी, न्यूज़पेपर पर भी, इन पर मैं नज़र रखता हूँ। और जैसे ही इन फ्यूचर कोई भी हायरिंग इवेंट आएगा, चाहे वो ट्रकिंग के हवाले से हो या चाहे इन जनरल हो, तो उसकी वीडियो मैं बनाकर डाल दूंगा, और मैं सबसे कहूँगा कि इस पर अप्लाई करें, क्योंकि ये एक जैकपॉट चांस होता है हायरिंग इवेंट जो होता है। फिलहाल वो हायरिंग इवेंट यहाँ चल रहा है, लेकिन वो यूके और यूरोप की कुछ एरियाज़ के लिए है। अभी उन्होंने ओवरऑल और पाकिस्तान, यूएई वगैरह के लिए नहीं किया। लेकिन जैसे इस तरह का कोई हायरिंग इवेंट होगा तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, आप बस नज़र रखना, और जैसे आपको ट्रकिंग का चांस मिला आप उसमें अप्लाई कर देना। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका आईडी है यूज़र 7055, और वो लिखते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि कनाडा गवर्नमेंट लो पे स्केल वालों को बाहर से जॉब वीज़ा नहीं दे रही है, तो क्या ये मक्केन कंपनी को परमिशन है बाहर से हायर वगैरह? ऐसा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, लेकिन ये आधी इन्फॉर्मेशन है। पूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा
सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो कि भर गए हैं पॉपुलेशन से, सारे लोग वहाँ आकर इकट्ठे हो गए हैं, वहाँ पर लो पे जॉब्स के लिए हायर करने की इजाज़त नहीं देती। लेकिन उसके आसपास के जितने भी छोटे एरियाज होते हैं उनमें हायर करने की परमिशन देती है। इस पर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ अपनी पिछली कमेंट वाली वीडियोज़ में। आई थिंक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे वो डिटेल मिस हो गई है। लेकिन जो लोग मुझे कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं और जो कमेंट वाली वीडियोज़ पूरी देखते हैं, वो ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि 6% रूल क्या है, जो गवर्नमेंट ने लगाया था 6% अनएम्प्लॉयमेंट रूल वगैरह, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो ये आप इस बात को भूल जाइए, क्योंकि मैं जो भी जॉब बताता हूँ वो छोटे इलाकों की ही होती है। तो मेरी ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसमें इस तरह का कोई सिचुएशन हो कि वो हायर ही ना करें। दूसरी बात मकेन की, तो मकेन के पास LMIA एग्जेम्प्ट अप्रूवल है नवंबर 2027 तक। तो वो जिसको चाहे जहाँ से चाहे जैसे चाहे हायर कर ले। उन्होंने कनाडा से पूछना भी नहीं है, उन्होंने सलाह भी नहीं मारनी गवर्नमेंट को। तो जी हाँ, मकेन किसी को भी किसी भी जॉब के लिए हायर कर सकती है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है अकील अहमद सिद्दीकी और वो लिखते हैं कि मैं एज अ क्लरिकल जॉब इन UAE 1990 से 1993, टाइम कीपर, स्टोर कीपर 2004 से 2009 और फिर सुपरवाइज़र, और फिर पाकिस्तान में 2011 से 2018 तक इन्होंने जॉब की है। और प्लीज़ गाइड मी फॉर कनाडा, थैंक्स यू इन एडवांस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। ऐसे लोगों की ज़रूरत हर मुल्क को होती है। अब आपको करना सिर्फ ये है कि आपने जितनी भी तरह की जॉब्स की है, हर जॉब के लिए एक अलग अलग रिज्यूमे आप बनाओगे और फिर हर जॉब के लिए अप्लाई करोगे। वैसे आप चाहो तो एक रिज्यूमे ऐसे भी बना सकते हो जिसमें सारे आपके एक्सपीरियंसेस हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हर एक्सपीरियंस के लिए अलग अलग रिज्यूमे बनाइए और फिर उस एक्सपीरियंस के मुताबिक उस जॉब के लिए अप्लाई करें, उस पोजीशन पर भी और उससे रिलेटेड आजू बाजू की जो पोजीशंस होती है ना उन पर भी। जैसे कि आपने सुपरवाइज़र का काम किया है या आपने स्टोर कीपर का काम किया है, तो स्टोर कीपर में और जो जॉब्स होती है ना, जैसे कि स्टोर में फोर्कलिफ्ट चलाने वाला भी होता है, और कोई होगा जो रैपिंग करता होगा, कोई होगा जो लोडिंग करता होगा। यानी कि हर वो काम जो आपने अपनी आंखों से होते हुए देखा है, जो लोग कर रहे थे, भले ही आपने नहीं किया, लेकिन आपको आइडिया है कि वो काम कैसे होता है। तो उन काम की भी आप एक-एक रिज़्यूमे बनाइए और आप सिमिलर काम की एक ही रिज़्यूमे बना सकते हैं। यानी कि अगर कोई डिफरेंट काम आ जाए ना, तो उसके डिफरेंट रिज़्यूमे बनाइए, लेकिन अगर कोई सिमिलर काम है, तो उनके एक ही रिज़्यूमे में भी डाल सकते हैं और उनके अलग-अलग भी बना सकते हैं। तो आप अपनी एक प्रोफ़ेशन से 5-7 प्रोफ़ेशन निकालें, उनकी 5-7 रिज़्यूमे बनाएँ और 5-7 तरह की जॉब्स पर अप्लाई करें। इस तरह से आपके पास हायरिंग के लिए एक बड़ी ब्रैकेट बन जाएगी। वो जैसे कहते हैं ना कि चारों तरफ हाथ-पैर मारना, तो आप उस ब्रैकेट में आ जाओगे और ऐसी ब्रैकेट में रहकर जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास अप्लाई करने के लिए ऑप्शन ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप अपना एक सेटअप बनाएँ प्रॉपर्ली और फिर जॉब्स अप्लाई करना शुरू करें। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कितनी सिंसियरिटी से एफर्ट करते हैं और आपकी रिज्यूमे कितनी अच्छी होती है कि आप वो पढ़ने वालों को कन्विंस कर दें कि हाँ यार, इस बंदे का एटलीस्ट इंटरव्यू तो कर लें। तो मेरे ख्याल से आपको मल्टीपल रिज्यूमे बनाकर ट्राई करना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है अबू हुरैरा ने और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। वालेकुम सलाम। ऐसा है कि ये कमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपका टाइम बचाने के लिए मैं ये पूरा कमेंट पढ़ लेता हूँ और फिर जब जवाब देना होगा तो फिर मैं आपको जवाब इसका बताता हूँ। मैंने इनका कमेंट पूरा पढ़ लिया है और मैं आपको क्विकली बता दूं कि इन्होंने सवाल क्या पूछा है। वो कह रहे हैं कि जो यहाँ का क्वेबेक प्रोविंस है, उसमें परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए अरीमा नाम से एक ऑप्शन होती है, और किसी ने इनसे रब्ता किया है कि आप $130 अगर आप हमें देंगे तो हम आपकी अरीमा की प्रोफाइल बनाएंगे और फिर आप क्वेबेक में परमानेंट रेजिडेंस पर आ सकते हैं। तो वो मुझसे मशवरा मांग रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि अरीमा जो है ये बिल्कुल एक्सप्रेस एंट्री की तरह की ही एक चीज़ है, लेकिन ये क्वेबेक के लिए है कि आप अपनी प्रोफाइल बनाकर डालोगे, फिर प्रोविंस देखेगा कि ये बंदा हमारे लिए सही है, हमें इसकी ज़रूरत है, ये यहाँ पर आकर फ़ायदेमंद होगा, तो फिर वो आपको पिक करेंगे और फिर आपको परमानेंट रेजिडेंस देकर यहाँ बुला लेंगे। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ, आप अपने असेसमेंट खुद भी कर सकते हैं। एक कंडीशन तो ये कि जो क्वेबेक है वो सारा फ्रेंच प्रोविंस है, तो अगर किसी को फ्रेंच नहीं आती तो मुझे नहीं लगता कि क्वेबेक उसको डायरेक्ट रेजिडेंसी के लिए पिक करेगा। मुझे नहीं लगता, अगर है भी तो 100 में से 1% चांस है मेरी नज़र में कि विदाउट फ्रेंच वाले को वो अरीमा के थ्रू पिक कर ले। दूसरी बात ये कि अरीमा की प्रोफाइल कोई भी बना सकता है। अरीमा की प्रोफाइल बना लेना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पर बुला लिया जाएगा। जिस तरह से एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल हर साल करोड़ों लोग बनाते हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग हर साल एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाते हैं, लेकिन कनाडा उनमें से कुछ हज़ार को पिक करता है। अरीमा का भी वही सीन है।
ये जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका के ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहाँ की लैंग्वेज फ्रेंच है, आप गूगल करके देख लेना। तो वो सारे लोग फ्रेंच लैंग्वेज का फ़ायदा उठाते हुए अरिमा में अप्लाई करते हैं और फिर उन्हीं में से ही कुछ 2, 4, 5, 10 को चुना जाता है हर महीने, हर साल या जैसे भी है, और फिर वो लोग यहाँ आ जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में जिसको फ्रेंच नहीं आती उसको अरिमा में प्रोविंस चूज़ नहीं करेगा। मैं इस पर मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है मेरी। तो अगर आप फ्रेंच कर लेते हैं, फिर अरिमा आपके लिए गुड है। दूसरी बात ये कि प्रोविंस ये भी देखेगा कि आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, और फिर उस एक्सपीरियंस की बेसिस पर प्रोविंस देखेगा कि मेरे पास इस एक्सपीरियंस के बंदों की कमी है या ज़्यादती है। जिस तरह से आजकल अल्बर्टा साइड पर कुक और शेफ़ की ज़्यादा हो गई है तादाद, तो वो अब कुक और शेफ़ को नहीं वीज़े देते। लेकिन बाकी प्रोविंसेस में कुक और शेफ़ आ सकते हैं। इसी तरह से अरिमा भी देखेगा, क्वेबेक देखेगा कि मेरे प्रोविंस को किस प्रोफ़ेशन की ज़रूरत है, और फिर अरिमा से उसी प्रोफ़ेशन को उठाएगा। अब आप थोड़ा-सा खुद भी थोड़ी-सी एफ़र्ट कर लेना, गूगल करना, एआई वगैरह करना, देखना कि क्वेबेक में किस प्रोफ़ेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके मुताबिक अगर आप अपनी कोई प्रोफ़ाइल बना सकते हो और इन फ्यूचर उसके मुताबिक आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके अपना हिसाब लगा सकते हो, जुगाड़ कर सकते हो। फिर आपको अरिमा की प्रोफ़ाइल में जाने में एक एक पॉज़िटिव ऑप्शन आपको नज़र आनी चाहिए कि आपने फ्रेंच भी कर ली और फिर आपने वो उस तरह की प्रोफ़ाइल भी बना ली, और किसी को पैसे देने की बजाय आप खुद अगर थोड़ा-सा स्टडी कर लो, क्योंकि जब आप फ्रेंच पढ़ने लगोगे ना, तो आपको 4-6 महीने लग जाएँगे फ्रेंच को इतना कर लेने के लिए कि आप फ्रेंच का टेस्ट दे सको। आप जिस तरह आइल्स का टेस्ट होता है ना इंग्लिश का, इसी तरह फ्रेंच का भी टेस्ट होता है। तो प्रोविंस खाली ज़बान ही नहीं मान जाएगा कि आप बोलोगे मुझे फ्रेंच आता है और वो मान जाएगा, नहीं। आपको अपना टेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो वो टेस्ट पास करने के लिए आपको 4-6 महीने लग जाने हैं। तो जब आप फ्रेंच की तैयारी कर रहे होगे, साथ-साथ आप अरिमा को भी स्टडी कर लेना कि इस पर प्रोफ़ाइल कैसे बनती है। तो एक तरफ आप फ्रेंच पास करोगे, दूसरी तरफ आप खुद अरिमा की प्रोफ़ाइल बनाने के काबिल हो जाओगे। और वो प्रोफ़ेशन तो आप ऑलरेडी सर्च करके बैठे होगे जिसकी यहाँ डिमांड ज़्यादा है। फिर आप खुद से प्रोफ़ाइल बनाना, किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है, यूँ समझो कि लक फैक्टर, कि आपने प्रोफ़ाइल बना के डाल दी, प्रोविंस ने पिक कर ली और आपकी बल्ले-बल्ले हो गई। तो ये इस तरह से होता है। तो मैं आपको इस स्टेज पर यही मशवरा दूँगा कि आप ना तो किसी को पैसे भेजें और ना ही ये प्रोफ़ाइल बनाएँ। पहले आप इस प्रोफ़ाइल की प्री रिक्वायरमेंट्स अपनी कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप प्रोफ़ाइल बनाएँ। अदरवाइज़ जब पता हो कि फ़ेल होना है, तो फिर प्रोफ़ाइल बनाने की नहीं है ज़रूरत, आप समझे इस बात को। अगर आप इंग्लिश पे प्रोफ़ाइल बना दोगे ना, क्वेबेक में नहीं चलनी। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बता रहा हूँ कि क्वेबेक में अगर आप अरिमा डालोगे विदाउट फ्रेंच नहीं चलनी। तो आप पहले खुद को प्रिपेयर कर लें, फिर आप वो सब कर लें, अरिमा वगैरह सारा कुछ खुद से कर लें, तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है मुदस्सिर ने, और वो लिखते हैं कि थैंक यू फाद भाई फॉर योर रिप्लाई। फाद भाई, सऊदीया में कोई एजेंसी है जो क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट अटेस्ट करवा के सर्टिफिकेट कनाडा भेज देती है और कुछ चार्जेस लेती है, ऐसा आपने किसी वीडियो में बताया था। वो एजेंसी कौन सी है सऊदीया में? असल में एक कोरियर कंपनी है फेडेक्स, आपने इसका नाम सुना होगा। तो फेडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट है वेस्ट वालों के साथ और पाकिस्तान में एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन वालों के साथ। तो अगर आपने अपनी डिग्री ऑलरेडी पाकिस्तान से वेरीफाई नहीं कराई, तो आप वेस्ट वालों से रब्ता करोगे, तो वो पहले आपकी डिग्री पाकिस्तान में एचईसी से वेरीफाई कराएँगे और फिर कनाडा से वेरीफाई कराएँगे, फिर आपको भेज देंगे। और ये जो फेडेक्स वाले हैं, या तो ये खुद आपसे कलेक्ट करेंगे या आप टीसीएस वगैरह के थ्रू उनके पास भेजोगे। तो आप जब फेडेक्स वालों से रब्ता करोगे ना फ़ोन पर या जैसे भी, तो वो आपको गाइड कर देंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल में टीसीएस वालों को खुद भी इसकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि उनका तो रोज़ का काम है। तो अगर आप उनसे भी पूछेंगे ना कि हमें इस तरह से पूरा करना है, तो वो भी आपको गाइड कर देंगे कि ये पार्ट हम करेंगे, ये पार्ट फेडेक्स करेगा, और इस तरह से सारा होगा। थोड़ी-सी छानबीन करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। या हो सकता है एक फेडेक्स की एक कॉल पर ही आपका सारा काम हो जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है सैयद मीर ने, और वो लिखते हैं कि भाई, अब मैं इस कंपनी में जॉब के लिए दोबारा अप्लाई करूँगा, तो क्या मैं अपनी सीवी और लिंक्डइन चेंज कर सकता हूँ या सेम ही रखना पड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब आप कनाडा अप्लाई करते हो ना, तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपने अपनी सीवी भेज दी, एम्प्लॉयर ने देखी, और सेकंड स्टेप ये है कि वो आपसे कहेगा मुझे आपका इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू करने के बाद जब आप उसे पसंद आ जाओगे, तो आपको जॉब ऑफर इशू करने से पहले वो आपकी थोड़ी-सी छानबीन करेगा, क्योंकि यही छानबीन बाद में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने वीज़ा इशू करने के टाइम पे भी करनी है। तो वो पहले कर लेगा कि उसका टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि जब फाइल गवर्नमेंट के पास जाएगी, तो वो तो अपने 4-6 महीने लगाएगी। अब एम्प्लॉयर बैठा है आपकी वेट में कि हाँ यार, बंदा आएगा वीज़ा लेकर, लेकिन अगर आगे गड़बड़ निकल आई, उधर फाइल फेल हो गई, तो एम्प्लॉयर के भी तो 6 महीने वेस्ट हो गए, काम रुका पड़ा था उसका। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो आपकी थोड़ी बहुत छानबीन करता है।
तो ये सारी छानबीन आपकी शुरू होती है आपके जॉब इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू में आपको अभी नहीं बताया जाएगा कि आप पास हुए हो या फेल हुए हो। एम्प्लॉयर को पता होगा कि हाँ यार, मुझे इसको हायर करना है, तो वो फिर आपकी थोड़ी छानबीन करेगा सोशल मीडिया पर। आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और भी जितने सोशल मीडिया ऐप्स है, आपका लिंक्डइन, ये सब चेक करेगा वेरीफाई करने के लिए कि आप वाकई जिस काम के लिए आ रहे हो, आपने जो रिज्यूमे में जो चीज़ें लिखी है, आपकी सोशल प्रोफाइल भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। अगर उसे लिंक्डइन में या कहीं पर कोई गड़बड़ दिखेगी तो आपको ड्रॉप कर देगा, दूसरे कैंडिडेट पर मूव कर जाएगा। क्योंकि अगर उसने ड्रॉप नहीं किया, उसने आपको जॉब ऑफर दे दिया, आगे वीज़ा लगने के लिए कनाडा भेज दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये सब देखेगी और वहाँ वो पकड़ कर आपको फेल कर देगी, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, एम्प्लॉयर के 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपना लिंक्डइन, आपकी सोशल प्रोफाइल मैनेज करनी पड़ेगी, लेकिन कब करनी पड़ेगी? इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू जैसा भी हो, अच्छा, हल्का, बुरा, जैसा भी हो, ये हो सकता है कि बुरे इंटरव्यू के बाद भी जॉब मिल जाए। अगर उस कंपनी में किसी ने अप्लाई ही नहीं किया होगा, उनको कोई सूटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिला होगा, तो वो एक बुरे इंटरव्यू वाले को भी सिलेक्ट करके यहाँ ले आएंगे। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे आपका किसी जॉब के लिए इंटरव्यू हो जाए, तो आप अपना फौरन सोशल मीडिया पूरा का पूरा बदल देना, उस जॉब के मुताबिक कर लेना। और अगर आपको एडिटिंग करने में मसला है, उस जॉब के मुताबिक बनाने में मसला है, तो डिलीट करके उड़ा देना सारा कुछ मिले ही ना उनको। तो ये एक दो ऑप्शंस होती है आपके पास, या तो आप सब एडिट करके उस जॉब के मुताबिक कर दो, या सब उड़ा दो आप। तो एज इट इज नहीं रखना है कि लिंक्डइन पे कुछ और आपने अपना वर्क लिखा हुआ है, यहाँ आप किसी और जॉब के लिए आ रहे हो। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये वाली चीज से बचना है आपने। फिलहाल जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं, तब तक आप अपनी लिंक्डइन को, सोशल प्रोफाइल को एज इट इज रहने दें। कोई नहीं देखता आपके इंटरव्यू होने से पहले तक कोई भी नहीं देखता इन चीज़ों को। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट क्या है, साजिद हुसैन ने, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फाद भाई। वालेकुम सलाम। सॉरी, मैं आपको बहुत तंग कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, बगैर जॉब ऑफर के फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। वो जो रेजिडेंसी वीज़ा होता है ना, एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी, एआईपी या अरीमा, या इसी तरह के और भी कुछ ऑप्शंस होती है। जैसे मैंने SINP पर एक वीडियो बनाई थी, जिसे आप लोगों ने नहीं देखा, मतलब कुछ ने देखा, ज़्यादातर ने नहीं देखा। तो ये सारी ऑप्शंस वही होती है जिसमें आप बगैर जॉब ऑफर के वीज़ा अप्लाई करते हो, और अगर आप अप्रूव हो जाते हो तो आपकी पूरी फैमिली अप्रूव हो जाती है। आप सबके वीज़े लगवा कर यहाँ सबको साथ लेकर आ सकते हो, बाद में भी बुला सकते हो, साथ भी लेकर आ सकते हो। तो जी हाँ, ऐसे ऑप्शंस होती है जिनको रेजिडेंसी प्रोग्राम्स कहते हैं। तो उसके थ्रू जब आप आते हो तो आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए होती। या फिर जब कोई वर्चुअल इवेंट हो रहा होता है या जॉब फेयर हो रहा होता है, तो जॉब फेयर में गवर्नमेंट और कंपनीज दोनों आती है। अगर आपको कंपनी पसंद करेगी तो वो जॉब ऑफर देगी, अगर आपको गवर्नमेंट पसंद करेगी तो वो बिना जॉब ऑफर के आपको डायरेक्ट यहाँ लेकर आ जाएगी, और फिर आप आते हुए साथ अपनी फैमिली को भी ला सकते हो, बाद में भी बुला सकते हो। तो बस आप इन चीज़ों पर नजर रखिए, ये ऑप्शन आती रहती है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है सैमी योहाना। I'm sorry अगर मैंने आपका नाम गलत पढ़ा है। तो वो लिखते हैं कि सर, इज देयर एनी वैकेंसी फॉर फीमेल? आई एम फ्रॉम इंडिया। यस, ऑफ कोर्स, all jobs in Canada are for male and female both. They do not discriminate anyone. As long as a female can do the work, can carry out the job and responsibilities and all the tasks, all jobs are for males and females. So I would suggest you to apply for all jobs as long as you find it suitable for yourself. You should apply for it. Let's see next comment. देखते हैं next comment. ये कमेंट किया है अहसन तारिक ने, और वो लिखते हैं कि फाद भाई, मुझे क्या लिंक्डइन से भी अपनी CV को स्टेटमेंट चेंज करनी होगी? अगर मैं वेयरहाउस की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो लिंक्डइन पर भी वही डिस्क्रिप्शन रखनी होगी? मुझे गाइड करें प्लीज़। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका जवाब अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिया है कि जब आप कोई जॉब अप्लाई करते हो, तो जैसे आपको इंटरव्यू मिलता है या इंटरव्यू आपका हो जाता है, तो उसके बाद सबसे पहला काम यही किया जाता है कि आपकी सोशल प्रोफाइल्स चेक की जाती है कि ये बंदा फ्रॉड तो नहीं कर रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा, हमें चू तो नहीं बना रहा, समझ रहे हो ना। तो जैसे इंटरव्यू वाली स्टेज पर आप पहुंचो, इवन कि आपका इंटरव्यू आ जाए, हुआ ना हो, आ जाए, तब भी आप फौरन बिजली की रफ्तार से ना सारा सोशल मीडिया अपना बदल देना, खास तौर पर लिंक्डइन को बदल देना। तो या तो आप उस जॉब के मुताबिक एडिट कर लेना, या उड़ा देना, बिल्कुल गायब ही कर देना उसको। तो ये तब होती है ये चीज़ें, अप्लाई करने की स्टेज पर इसे एज इट इज़ रहने दें, जब तक कि आपको कोई इंटरव्यू की ऑफर नहीं आ जाती, इंटरव्यू की मेल नहीं आ जाती, तब तक इसे एज इट इज़ रहने दें। जो भी प्रोफेशन है रहने दें, कोई बात नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इसके अलावा ऐसे बहुत से कमेंट्स थे जिसमें आपने मुझे दुआएं दी है, वेल विशेस दी है। आपकी दुआओं का, वेल विशेस का बहुत शुक्रिया। और जिनके कमेंट्स के रिप्लाई मैं नहीं कर सका, उनसे I'm really very sorry। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।